अंबेडकर नगर से खबर है, जहां कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के शहजादपुर नई सड़क पर हुए बहुचर्चित डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 3 वर्षों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी रवि सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार आरोपी रवि सोनी ने जमीन के बंटवारे को लेकर अपने सगे पिता और भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जबकि अपनी सगी मां पर भी जानलेवा हमला किया था। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 21/12/2025 को जनपद अंबेडकर नगर का थाना अकबरपुर कोतवाली का पुलिस टीम एवं एसओजी स्क्वाड टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में जनपद का 50,000 रुपए रिवार्डी क्रिमिनल रवि सोनी को गिरफ्तार किया गया था। 2023 में अपना फादर और ब्रदर का हत्या करके रवि सोनी फरार हुआ था। इसके सापेक्ष में मुकदमा अपराध संख्या 448/23 अंडर सेक्शंस 147, 148, 149, 307, 302 एंड 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। रवि सोनी को आज न्यायालय के सामने पेश कराकर पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई किया जा रहा है। जनपद अयोध्या से खबर है, जहां फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के वार्षिक चुनाव 2026 को लेकर नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए अधिवक्ता प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव समिति के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर को निर्धारित है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा नाम वापसी की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। वहीं सोमवार को अध्यक्ष पद पर कालिका मिश्रा तथा उपाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार उपाध्याय ने नामांकन पत्र दाखिल किया तथा नामांकन के दौरान सभी अधिवक्ता प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताएं साझा करते हुए कहा कि वे अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनका उद्देश्य अधिवक्ता भाइयों की समस्या को मजबूती से उठाना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। मैंने आज फैजाबाद वार्षिक अयोध्या के लिए महामंत्री पद के लिए नामांकन किया है। प्राथमिकता हमारी है कि हमारे जो अधिवक्ता हैं उनके ऊपर जो मतलब पुलिस का जो अत्याचार है, सबसे पहले हम उस पर काम करेंगे। हमारे अधिवक्ताओं का उत्पीड़न न हो, और अगर हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर कहीं FIR दर्ज होती है तो बिना SSP हमको सूचित किए अगर दर्ज करते हैं तो उसका जो है हम बहुत विरोध करेंगे। नए अधिवक्ताओं के सबसे पहले तो बैठने की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और शेडों का निर्माण करा करके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और अधिवक्ता भाइयों से अपील करेंगे कि हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद रूपी मत देकर हमें महामंत्री पद पर विजयी बनाएं, और हम जो है अधिवक्ता हित में काम करेंगे। अधिवक्ता हित सर्वोच्च होगा और हर चीजें गौड़ होगी। नाम पद? अजय कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री पद प्रत्याशी। वर्मा जी खड़े हुए हैं इलेक्शन में और पूरे बार एसोसिएशन में गंदगी बड़ी रहती है। खासतौर पर लोग तम्बाकू खाने वाले पूरे कचहरी परिसर को गंदा रखते हैं। हम चाहेंगे कि सारे एग्जीक्यूटिव वालों सबसे निवेदन करें, भाई सफाई की व्यवस्था को हर जगह एक वो रख दो, जिससे रखा डस्टबिन। हाँ, जिसमें चूना उना भरा रहता है, ऐसा सफाई नहीं तो कुछ नहीं। और पूरी कचहरी बहुत गंदी है। हमें इस बात को लेकर हम बड़े शर्मिंदा हैं और बाकी इनके लिए विजय की कामना है। ठीक, गुड नेम बताना है सारे अधिकारी, सारे गुड नेम राकेश मिश्रा। नामांकन अपना प्रस्तुत किया है। क्या प्राथमिकता है यहाँ? सर, मेरी प्राथमिकता रहेगी शौचालय विशेष ध्यान दिया जाएगा। शौचालय की स्वच्छता विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर मुझे आदरणीय मेरे गुरुजन और अधिवक्ता साथी मुझे कार्यकारी सीट पर विजयी बनाते हैं तो मैं शौचालय पर विशेष ध्यान दूंगा। बाकी बार एसोसिएशन फैजाबाद द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका अच्छे से जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। अधिवक्ता भाइयों क्या कहेंगे? मैं अपने अधिवक्ता भाइयों और अपने गुरुजनों से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कार्यकारी पद पर, मैं अमित कुमार वर्मा कार्यकारी पद पर मुझे भारी मतों से विजयी बनाया। देखिए, नामांकन प्रक्रिया कल लास्ट डेट है। कल 24/12/25 को अंतिम दिन है नामांकन करने का। अध्यक्ष पद पर एक प्रत्याशी नामांकन किया है आज, उपाध्यक्ष पर 4 लोग ने किया है, महामंत्री में 6 लोगों ने किया है, सहयोग मंत्री पर एक प्रथम एक प्रत्याशी, सहयोग मंत्री द्वितीय पर 2 लोगों ने किया है,
कोषाध्यक्ष पर 2 लोग किए हैं, कार्यकारी ए में 1 व्यक्ति किया है, कार्यकारी में 2, कार्यकारी सी में 5 लोग किया है। कार्यकारी सी में क्या कहें? प्रत्याशियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपने संघ का चुनाव है, अपने भाई हैं, प्यार मोहब्बत से मत वोट मांगे, किसी बैमनस ना फैलाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में कोई किसी के साथ घूम रहा, कोई किसी के साथ घूम रहा है, इसमें कोई नहीं। चुनाव बाद सब फिर अपने भाई हैं। बस हम अपने 12 कार्यकारी सदस्य से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे कार्यकारी सदस्य जो बड़े 12 लोग हैं, किसी प्रत्याशी के साथ न घूमें, न उनके लिए कन्वेंसिंग करें, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन होगा। जो भी ऐसा पाया गया उसको चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा, चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं चुनाव पारदर्शी अच्छी तरह से हो सके, संपन्न हो सके, कोई ब्लेम न ला सके कि हमारे कार्यकारी सदस्य खिलाफ प्रत्याशी कन्वेंसिंग कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे 15 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतने ही राशि की 3 जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार वह पीड़ित के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकेगा, अपना पासपोर्ट जमा करवाएगा और हर सोमवार थाने में हाजिरी लगाएगा। यह जमानत लंबित अपील तक प्रभावी रहेगी। यह मामला 2017 का उन्नाव रेप कांड का है, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। इस मामले में पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास, उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत और संदिग्ध कार एक्सीडेंट ने देश भर में विवाद बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। साल 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया था, जिस पर सेंगर ने हाई कोर्ट में अपील दर्ज की थी। अब हाई कोर्ट ने अपील के निस्तारण तक सजा पर रोक लगा दी है। शेखपुरा से खबर है, जहां उर्दू निर्देशनालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के निर्देश पर उर्दू भाषा के प्रोत्साहन को लेकर उर्दू भाषा कोषांग शेखपुरा द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला पदाधिकारी लखिंदर पासवान ने शिरकत की। इस अवसर पर उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों से करीब 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने अलग अलग विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने प्रतियोगिता में भाग लेने आए छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देते हुए पढ़ाई एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है और लक्ष्य पर निरंतर फोकस बनाए रखना ही सफलता की सीढ़ी है। कार्यक्रम में उर्दू भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन दिया। उर्दू भाषी प्रोत्साहन राज्य योजना के तहत उर्दू निदेशालय के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 3 स्तर के बच्चे भाग ले रहे हैं। मैट्रिक स्तर के बच्चे भाग ले रहे हैं, इंटर स्तर के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और स्नातक स्तर के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसमें? उर्दू निदेशालय का उद्देश्य है कि बच्चे में उर्दू पढ़ने लिखने सीखने की जज्बा बढ़े, उसे ललक पैदा हो, उसे उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम किया। नहीं, कार्यक्रम कमी नहीं। ये उर्दू निदेशालय जो है उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेगी। कितना बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग 300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरठ से खबर है, जहां अखिल विद्या समिति एवं मिशन शक्ति के संयुक्त तत्वावधान में गठित टीम तेजस्वनी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत किठौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राधना स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक इंटर कॉलेज में
प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। शिविर के तीसरे दिन बेटियों को संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी किठौर प्रमोद कुमार ने कहा कि नारी को अपनी पहचान बनाने के लिए पहले अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उन्होंने कहा कि बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज में अपना स्थान बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नारी परिषद के अध्यक्ष पूनम रूहेला ने कहा कि टीम तेजस्विनी बेटियों को ऐसे अवसर प्रदान करेगी जिससे वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें और हर क्षेत्र में नाम रोशन करें। वहीं टीम तेजस्विनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाति चौधरी ने आत्मरक्षार्थ हेतु सेल्फ डिफेंस एवं म्यूजिक फॉर योगा का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा अधिकारी किरण कुमारी ने साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताते हुए बेटियों को सतर्क रहने की सलाह दी। मिशन शक्ति के प्रभारी करीना कुमारी ने 1090 वुमेन पावर, 108 एम्बुलेंस सेवा, 112 आपातकालीन सेवा सहित अन्य हेल्पलाइनों की जानकारी दी। नमस्ते, मेरा नाम नैना है। मैं किला प्रसिद्धगढ़ मेरठ से आई हूँ। हमारी ट्रेनिंग गंधारी सरोवर पर प्रतिदिन चलती है। हम टीम तेजस्विनी से आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने पहले खुद सीखा टीम तेजस्विनी से, अब हम इस स्कूल में सिखाना आए हैं। कितने दिन पहले सीखा था आपने? हमें शायद 3 महीने होने वाले हैं, तीसरा महीना चल रहा है। तो जो इस तरह से ट्रेनिंग ली, कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें यहाँ आके। आज औरों को दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं। हाँ, जैसे हम दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं, ऐसे भी ये हमसे सीख के कहीं और सिखाएंगे, इसलिए हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक तरह से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता होगा बहुत आपके अंदर। हाँ। तो वैसे आगे आप क्या बनना चाहती हो? आगे मुझे एक बहुत बड़ी, मतलब जो रेसर होते हैं ना, मुझे वो करना है। अच्छा। बहुत बड़ी चैंपियन बनना है रेसर का। अच्छा, तो इसके लिए दौड़ती हैं? हाँ। कितने किलोमीटर दौड़ती हैं? ये तो नहीं, पर कंपटीशन में जाते हैं मामा ने। अच्छा, वैसे डेली दौड़ते हैं? नहीं, अब तो नहीं दौड़ ले, पर प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए तो प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी तुम्हें? नहीं, अभी थोड़ा सर्दी की वजह से कोहरा रहता है ना, इसलिए थोड़ा नहीं कर पाते। जैसा कि आज समापन का अवसर है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? हाँ, आज ये जो नारी शक्ति के दिवस में ये कार्यक्रम चल रहा था, इसका आज समापन है। तो मैं उम्मीद करूँगा बालकों ने बहुत कुछ सीखा होगा, छात्राओं ने यहाँ से सीख कर जाएंगे और अपनी सुरक्षा के जो तरीके, जो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के इन्होंने सिखाए हैं एवीएस संस्था वालों ने टीम तेजस्विनी के रूप में, तो उससे निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलेगा, सीख कर जाएंगे और वो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे छात्राओं को इस मौके पर? छात्राओं के लिए विशेष रूप से संदेश है कि वो अपने आप को प्रबल करें और अपने आप को अबला ना माने, अपने साहस पैदा करें, अपना कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए एक माहौल जो बन रहा है उसका लाभ लें। सरकार उसके साथ है, प्रशासन उसके साथ है, विद्यालय उनके साथ है और हर समय हम उनके साथ हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकेंगे हम करेंगे। क्या ये जो कार्यक्रम था छात्राओं के लिए, इसका आज समापन हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सरकार का जो है सराहनीय काम है और मिशन शक्ति ने इसमें पूरा योगदान रहा है। विशेषकर हमारे जो बच्चे हैं जिन्हें ज्ञान नहीं था कि वे हमारे क्या क्या अधिकार हैं, वो इसमें सबको मिशन शक्ति ने सबको बताया गया कि हम कैसे इसको आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। कोई हमें परेशान कर रहा है तो वो नंबर भी सब इन्होंने अधिकारी लोगों ने सब बताया। हाँ, ये आज समापन है, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्राओं के लिए विशेषकर से? बस ये 3 दिन का वो था, आज समापन है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि सब बच्चे आत्मनिर्भर बने और इसके साथ साथ, मतलब शिक्षा के साथ साथ अपना स्वास्थ्य और शिक्षा इसका भी महत्व समझें और हर समय इसके लिए तैयार रहें। अब पहला जो समय था वो नहीं है, अब नारी जो है अबला नहीं है। पहले जो था वो अब नहीं है। नारी जो थी पहले कहा जाता था कि अबला है, कमज़ोर है, अब वो नहीं है। हमारे अपने कर्तव्यों को बच्चे समझें और अधिकारियों को समझें।
ठीक। एसपी क्राइम साहब, सीओ साहब, मिशन शक्ति के अध्यक्ष विष्णु अवतार रोहेला जी, पूनम रोहेला जी, कुमारी स्वाति चौधरी जी, अश्वनी कुमार जी, सभी मिशन शक्ति के सभी सदस्यगण, अध्यापकगण, अध्यापिकाओं, अधर्मरत प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, छायाकार और पत्रकार बंधुओं, मिशन शक्ति का ये 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। 3 दिन, आज तीसरा दिन है। आज इसका जो है समापन भी है। मिशन शक्ति शिविर आज अंतिम दिन है। इसका उद्देश्य लड़कियों, महिलाओं, उसके लिए आपको आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आप जो है जो इनके नंबर हैं मिशन शक्ति के, जो आपने नंबर बताए हैं सीओ साहब ने, उन्होंने उस पर ध्यान से करना है। महिलाएं अगर आगे जैसे अपराध होते हैं और आप जो है झिझकती हैं, तो उसमें अगर आप भी नहीं कह सकती तो हमारे यहाँ ये पेटिका लगी हुई है, आप चुपचाप उसमें अपनी तरफ से लिख के डाल सकती हैं। टेलीफोन नंबर आपको सब जो क्राइम के अधिकारी हैं सब आपको बता दिए हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस आपसे यही कहूँगा कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। आपकी सुरक्षा जो है अति महत्वपूर्ण है। तो सरकार का जो ये मिशन चल रहा है, हमारी जो मोदी सरकार है, उनका जो अच्छा कदम है, इस पर आप अमल करें। हमारे सभी अधिकारियों ने इस बारे में बता दिया है। नंबरों के बारे में भी आपने सब आपको सूचित हो ही गया, बता दिया है। बस मैं तो एक लाइन पंक्ति कह के अपना समाप्त कर रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। अंत में महानुभाव जो दूर दराज से आए हैं, हमारे पुलिस अधिकारी हैं और जो मेहमान हैं, पत्रकार हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बिजनौर से खबर है, जहां धामपुर शुगर मिल प्रबंधन द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के तहत भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक की मांग पर गन्ना यार्ड में शौचालय का निर्माण कराया गया। इस शौचालय में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, जिससे गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को सुविधा मिल सके। मंगलवार को धामपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष निष्काम गुप्ता तथा भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक के जिला उपाध्यक्ष दुष्यंत राणा एवं ब्लॉक अध्यक्ष अजय राजपूत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शौचालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर धामपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष निष्काम गुप्ता ने बताया कि गत पेराई सत्र के समापन के बाद भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक के जिला उपाध्यक्ष दुष्यंत राणा अपनी कार्यकारिणी के साथ ही प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के हित में शौचालय निर्माण की मांग कर रखी थी। उसी मांग के अनुपालन में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि धामपुर शुगर मिल में पेराई कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने किसानों से साफ सुथरा एवं ताज़ा गन्ना लाने की अपील की है। कोहरे को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रैक्टर, ट्राली एवं ट्रकों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं तथा रिफ्लेक्टर पेंट से वाहनों पर मार्किंग की जा रही है, ताकि कोहरे में वाहन दूर से ही दिखाई दे सके। उपाध्यक्ष ने बताया कि गन्ना भुगतान 8 दिसंबर तक किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील किया कि 20 जनवरी के बाद ही पौधे गन्ने की आपूर्ति करें। वर्तमान में केवल पेड़ी गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
बुलंदशहर से खबर है, जहां खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुरारी नगर चौचंदा बरौली रोड पर पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद प्लाट से जुड़े रास्ते को लेकर हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। इस झड़प में दो पक्षों में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए खुर्जा स्थित जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था कायम की है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामले में जुटी हुई है। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? राजेश सैनी। कहाँ के निवासी हैं? बरौली रोड क्या मामला हुआ है? जी मामला ये है, एक तो इन्होंने हमारी आदमी की जमीन दबा रखी है और हमें वहाँ रास्ते में से निकलने वड़ने नहीं दे रहे, और वहाँ चलवा रखी इन्होंने बुलडोजर, और वहाँ से ये कहते हैं जब भी आएंगे और जब भी पीटेंगे, जब भी आएंगे जब भी पीटेंगे। 2-3 दिन से यही मामला हो रहा। डेली आन के यही बदतमीजी करते हैं, दारू पी के आते हैं, बदतमीजी करते हैं। आज सिर फुटाई कर दी, फिर कल भी करी थी। कितने लोग घायल हुए? 8 से 10 लोग घायल हैं। मेडिकल क्यों नहीं कराया? मेडिकल हम एम्बुलेंसर करवाएंगे। इनके यहाँ से कोई भी इनके साथ में कोई कार्रवाई 151 कर देते हैं, उनके तो मजे आ जाते हैं 151 में। इनका कोई चालान बालान नहीं कट रहा। सरिता। कहाँ की निवासी? खुर्जा बरौली रोड कुईपा की। घायल हुए हैं? हाँ। चोट लगी है? क्या मामला है? चोट लगी है सबको। क्या मामला है? डंडा ले लेकर मारे हमें जी। हमारा जागरण था, जागरण में मूर्ति फेंक फेंक के मारी जी। हमने रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने कहा तुम्हें मारेंगे हम घर में घुस के। कल मारे इन्होंने, फिर कल इन्होंने मारे भी। हम तो सब जंगल को चले गए। कल मारा गया था? कल मारा गया था जी। हाँ, रिपोर्ट हो गई। कल रिपोर्ट करी तो इनका कुछ ना हुआ जी। ये भी पैसे खा खा के बैठ गए। आज कितने लोग घायल हुए? आज जी हमारे घर के सारे ही घायल हैं। 15-20 जने हैं। मेडिकल क्यों नहीं करा रहे आप जी? आज जब यहाँ सुनवाई कुछ नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे ये बताओ तुम। क्या नाम है आपका? उमेश सैनी। कहाँ के निवासी? मुरारी नगर चौचंदा बरौली रोड। सरकारी अस्पताल आए हैं, क्या मामला है? जी मामला ये था कि 17 तारीख को हमारे यहाँ पर जागरण था। जागरण में इन्होंने पी के बदतमीजी करी। हमारी जो जागरण था दरबार में तोड़ा फोड़ा करी। उसके बाद में हमने हमारे पिताजी को उन्होंने गाली उतार दी। हमने इनसे कुछ कहा तो इन्होंने अगले दिन हम पे फिर कल हमला करा। हमले के दौरान हम 5 लोग घायल हुए थे। तीन हमने रिपोर्ट दर्ज थाने में कराई थी। सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने किसी ने मोटा पैसा भरा था सर, हमारा सुनवाई नहीं हो पाई। फिर इन्होंने आज हमें सोते हुए पे हमला करा है और आज हम 15-16 लोग घायल। हमारी मम्मी की टांग, हमारी चाची की धड़ टूटा हुआ है। और देखो ये मेरे चचेरे भाई हैं, इनका सर फोड़ा है, मेरा सर फोड़ा है। ये चचेरा भाई है, इनका सर फोड़ा है। ये तैया भाई हैं, ये इनका सर फोड़ा है। कम से कम हम 15-16 लोग घायल हैं। 8-10 लोग हैं। आप मेडिकल क्यों नहीं करा रहे हैं? जी मेडिकल हम यहाँ बुलंदशहर कराएंगे। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून कोई हमारी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर सर, क्योंकि यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है मोटा पैसा या पुलिस को फेंका गया हो या किसी को फेंका गया हो। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इसलिए कप्तान के पास जा रहे हैं। इस वक्त कप्तान से मिलेंगे, उसी के बाद में हम मेडिकल कराएंगे। हमारा ये कहना है। मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकारी चौड़ा के पास सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया। रानी सीर से निजी कार्य निपटाकर बाइक से घर लौट रहे 3 लोग अचानक सड़क पर आए मवेशी यानी सांड से टकरा गए। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसमें तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों की पहचान प्रियंका पत्नी अर्जुन निवासी भगवानपुर, विनोद पुत्र श्याम सुंदर निवासी फरसा डेहरी तथा मीना पत्नी विनोद के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को अवगत कराया। सूचना पर एम्बुलेंस पहुंची और रमेश शुक्ला एवं पायलट अशोक तिवारी मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लीपुर पहुंचाया। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज जारी है, जहां चिकित्सकों द्वारा उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई बड़ी चोरी की घटना को 3 दिन बीत जाने के बावजूद एसओजी और स्थानीय पुलिस के हाथ अब तक खाली। जिले में एसओजी टीम और डुमरियागंज थाना पुलिस इस मामले को लेकर कोई ठोस सुराग या गिरफ्तारी नहीं कर सकी है, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल लगने लगे हैं। घटना के 3 दिन बाद भी ना तो चोरी का खुलासा हो सका और ना ही किसी आरोपी की पहचान सामने आई है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि वे पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से जिले में तैनात हैं। सूत्रों के अनुसार विभागीय ट्रांसफर के आदेश के बावजूद अब तक उन्हें जिले से रिलीव नहीं किया गया है, जबकि अन्य पुलिस अधिकारियों को 6 माह पूर्व ही स्थानांतरित कर दिया गया था। सूत्र यह भी सवाल उठा रहे हैं कि ट्रांसफर के बाद भी एसओजी प्रभारी का जिले में बने रहना क्या किसी संरक्षण की ओर इशारा करता है। ऐसे में यह भी सवाल उठना लाजमी है कि क्या जिले में एसओजी की कार्य प्रणाली का प्रभावी निगरानी व्यवस्था मौजूद है या नहीं। अब देखना ये होगा कि डुमरियागंज में हुई इस बड़ी चोरी का खुलासा आखिर कब होगा। क्या जिम्मेदार अधिकारी से जवाबदेही तय की जाएगी। सर, आपके यहाँ चोरी हुई थी, क्या मामला है पूरा? देखिए, 20 तारीख को मैं 4 बजे मेरे पास कॉल आया कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। मैं सीधे 4 बजे अपने घर से लखनऊ के लिए निकला, जो कि मेरा बच्चा लखनऊ में रह के पढ़ाई करता है। शाम को मैं वहाँ पहुंचा, रात में आराम से खा पी के सो रहा था। सुबह में मेरे पड़ोसियों द्वारा 10 बजे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मेरे घर का गेट का कुंडी टूटा हुआ है और मेरे घर के दरवाजे का कुंडी टूटा हुआ है। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को फ़ोन किया। मैंने थाना प्रभारी डुमरियागंज को फ़ोन किया। जो मौके पे लोग आए तो अंदर जाके पता चला कि घर में डकैती हुई है, जो पूरी तरीके से पूरे घर को खंगाला गया है। जो अंदर के अलमारी वगैरह के लॉकर्स वगैरह तोड़ के जो कैश या जेवरात मौजूद थे, सारे घर को साफ कर दिया गया पूरी तरीके से। क्या कहेंगे डुमरियागंज पुलिस को लेकर? देखिए, आज 48 घंटे का वक्त बीत गया है। आज तीसरा दिन है। पुलिस प्रशासन द्वारा अभी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ है। और यहाँ तो मेरे परिवार की और मेरे सुरक्षा का मामला है। जिस तरीके से एक नगर पंचायत अध्यक्ष के परिवार को एकदम निडर होकर के बेखौफ पुलिस वाले, बेखौफ डकैत, लुटेरे, जहां से थाने की दूरी महज 500 मीटर की दूरी पे मेरा घर है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है, मेन रोड से मेरा 100 मीटर अंदर घर है। और इस तरीके से मेरे घर को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से हमारे सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं कि एकदम निडर होकर के मेरे घर को काटा गया, गेट को काटा गया, दरवाजे को काटा गया और काट के घर के अंदर पूरी तरीके से डकैती की गई। वहां पूरी आराम से पूरे इत्मीनान के साथ लूटपाट किया गया और पीछे के दरवाजे से वो लोग निकल गए। और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। और यहाँ सुरक्षा को लेकर के अब मैं तनाव में रह रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरा आना जाना बाहर अक्सर रहता है। अगर मेरा परिवार या मेरे बच्चे होते तो मेरे बच्चों के जान और माल का भी खतरा हो सकता था। मेरे बच्चों की हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। मैं सिद्धार्थनगर के जिला प्रशासन से चाहता हूं कि मेरे आत्मरक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं तो पुलिस मेरी सुरक्षा का इंतजाम करे। और अगर किसी अप्रिय घटना, कोई भी हादसा मेरे परिवार के साथ होता है तो उसकी जिम्मेदार सिद्धार्थनगर पुलिस और डुमरियागंज पुलिस होगी। पिछले कुछ दिनों में जो है लगातार चोरियां हो रही थी, आप लोग गश्त कर रहे थे, आप ही के घर को बाद में निशाना बनाएगा। देखिए, जिस तरीके से आज के 2 महीने पहले पूरे जिले में, सिद्धार्थनगर जिले से सटे हुए कई जिलों में जिस तरीके से चोरी की घटनाओं को लेकर के आम जनमानस में काफी तनाव था, लोग रातों को जग के अपने घर के पहरेदारी कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। उस बीच में भी पुलिस वालों ने हम लोगों से सवाल किया कि आप लोग रात भर क्यों पहरा दे रहे हैं। तो वहां मैंने कहा था कि सर, अगर आप लोग कह रहे हैं कि महज ये अफवाह है, अगर अफवाह है तो फिर आप जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत रहे हैं? सुरक्षा का एहसास क्यों नहीं दिला रही है पुलिस? जनता को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस हो रहा कि हम सुरक्षित हैं? तो ये तो पुलिस की नाकामियों को दिखा रहा है कि पुलिस नाकाम है सुरक्षा देने में। और अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होती है, कोई हादसा होता है मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, तो उसके जिम्मेदार सिद्धार्थनगर पुलिस और डुमरियागंज पुलिस होगी। लगभग कितने की चोरी हुई है आपके यहाँ? देखिए, अनुमानित जो मैं बता सकता हूँ कि 15 से 17 लाख रुपए की चोरी मेरे घर में हुई है। जो मेरे पत्नी के सारे जेवरात यहीं रखे हुए थे और कुछ पैसे थे, जिसको चोरों ने पूरी तरीके से साफ कर दिया।